मित्रों, हम किसी साख समितियों सेकंड के बारे में बात कर रहे थे और कल बड़े आकार की समिति के बारे में बात कर रहे थे। बड़े आकार की समिति की विशेषताएं क्या हैं या आवश्यक लक्षण क्या हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। बड़े आकार की समितियों। नंबर 1, बड़े आकार की समितियों का कार्यक्षेत्र बड़ा होना चाहिए, जिसमें कई गांव सम्मिलित हों तथा अंश पूंजी व सदस्यता वृद्धि के लिए यह ध्यान रखा जाए कि इसके 300 से 500 व्यक्ति सदस्य हों। नंबर 2, इन समितियों को राज्य भागीदारी के आधार पर गठित किया जाए। समिति की अंश पूंजी में राज्य का अंशदान 50% होना चाहिए। नंबर 3, समितियों द्वारा फसल ऋण प्रणाली के अनुसार ऋण दिए जाने चाहिए। प्रत्येक समिति को अपने क्षेत्र संबंधी उपज एवं उस पर होने वाले व्यय को विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य को उपज की अनुमानित अधिकतम लागत के बराबर ऋण देना चाहिए। चौथा, समिति में सीमित दायित्व के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। नंबर 5, मध्यकालीन ऋणों की अवधि 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक होती है। ये ऋण भूमि खरीदने तथा उसमें स्थायी सुधार करने, पौधे लगाने, पशु खरीदने, मशीनें व परिवहन उपकरण खरीदने, खेतों पर मकान बनवाने आदि उद्देश्यों के लिए दिए जाने चाहिए। छठा, फसल अथवा गहनों की जमानत पर ऋण दिए जाने चाहिए। सातवां, ऋणों को उत्पादन कार्यों में लगाने एवं उनको शीघ्र वसूलने के उद्देश्य से साख को विपणन से जोड़ना चाहिए। इन समितियों को विपणन समितियों के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को उचित मूल्य पर बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ तथा अन्य कृषि सामान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। आठवां, गैर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देने के लिए उद्देश्य से समिति को चिट फंड योजना लागू करनी चाहिए। नौवां, ऋण पूंजी पर निर्भरता को कम करने के लिए समितियों द्वारा अधिकाधिक जमाएं आकर्षित करने का प्रयास करने जाना चाहिए। 10वां, समितियों में पूर्णकालिक, प्रशिक्षित एवं वेतनकालिक सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। 11वां, समिति का कार्यालय उसके क्षेत्र से सम्मिलित गांवों से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। नंबर 12वां, समिति का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसे पर्याप्त व्यवसाय मिल सके और वह सुदृढ़ आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर सके। सदस्यता एवं कार्य क्षेत्र। बड़े आकार की समितियों की औसत सदस्यता 300 से 500 व्यक्ति तक होनी चाहिए। उनके कार्य क्षेत्र में गांवों के एक समूह की समिति सम्मिलित किया जाना चाहिए। अधिक सदस्यता होने से इसके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा ये कुशलतापूर्वक संचालित की जा सकेंगी। इनका आकार तथा कार्यक्षेत्र इतना अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए कि कार्य संचालन में कठिनाई हो और समिति अपने सदस्यों की उचित सेवा न कर सके। कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होने से सदस्यों में पारस्परिक जानकारी नहीं हो पाएगी तथा वे समिति के कार्य क्षेत्रों में अधिक रुचि नहीं ले पाएंगे। विस्तृत कार्य क्षेत्र वाली समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में कठिनाई उत्पन्न होगी। वास्तव में कार्य क्षेत्र में वृद्धि का उद्देश्य सदस्यता में वृद्धि करना है। यदि थोड़े से क्षेत्र में पर्याप्त सदस्य हो जाएं तो कार्य क्षेत्र वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस बार हमें सदस्यता में वृद्धि करनी है, न कि कार्य क्षेत्र में। सदस्यता वृद्धि के लिए कार्य क्षेत्र बढ़ाना पड़ता है। एमएल डार्लिंग का विचार था कि समिति का मुख्यालय उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले गांवों में से 2-3 मील से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इससे बड़े कार्य क्षेत्र वाली समितियां उपयुक्त नहीं होंगी। इसके बाद है सरकार की भागीदारी, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। बड़े आकार की समितियों में राज्य की भागीदारी अधिक महत्व दिया गया है। इन समितियों की अंश पूंजी 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें राज्य की भागीदारी 50% या अधिक होगी। राज्य की भागीदारी के पीछे यह भावना थी कि इससे समितियों को पर्याप्त पूंजी मिलेगी तथा राज्य भागीदारी से समिति में जनता का विश्वास बढ़ेगा तथा उन्हें बाहरी स्रोतों से ऋण लेने में आसानी हो जाएगी। सीमित दायित्व के कारण जनता के घटते हुए विश्वास को दूर करने के लिए राज्य की भागीदारी आवश्यक हो। सर डार्लिंग की सरकारी भागीदारी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार भागीदारी से सहकारी आंदोलन की स्वतंत्रता एवं स्वावलंबनता समाप्त हो जाएगी। मई 1959 में राष्ट्रीय विकास परिषद की सलाह पर राज्य में भागीदारी वाली बड़े आकार की समितियों का गठन बंद कर दिया गया। इसके बाद समिति के विकास कार्यक्रम। प्रारंभ में छोटी प्राथमिक समितियों के स्थान पर बड़े आकार की समितियों के गठन को सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया। इस भावना से प्रेरित होकर के दूसरी पंचवर्षीय योजना में 10,400 बड़े आकार की समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसमें से 50% सरकारी अंशदान के लिए 11.2 करोड़ रुपये निश्चित किए गए। इन समितियों को गोदाम बनाने में सहायता देने का निश्चय किया गया। गोदाम बनाने के लिए सरकारी सहायता का 25% अनुदान के रूप में तथा विशेष ऋण के रूप में देना निश्चित किया गया। इन समितियों के प्रबंध व्ययों को पूर्ति के लिए प्रारंभिक 3 वर्षों तक राज्य सरकार की सहायता की व्यवस्था की थी।
इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए रखे गए। समितियों की प्रगति। प्राथमिक समितियों के पुनर्गठन एवं बड़े आकार की समितियों की स्थापना का कार्यक्रम 1959 तक चला। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की सलाह पर इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। नीति योजना के प्रथम 3 वर्षों में इन समितियों की अच्छी प्रगति हुई। सन 1959-60 के अंत में 8,023 बड़े आकार की समितियां थीं। इनकी कुल कार्यशील पूंजी 74 करोड़ रुपए थी। इन्होंने 55 करोड़ रुपए के ऋण तथा 15 करोड़ रुपए की वस्तुएं वितरित की। समितियों द्वारा 6 करोड़ रुपए के मूल्य की कृषि उपज का विपणन किया गया। 30 जून 1979 को देश में 3,969 बड़े आकार की समितियां तथा इसकी कार्यशील पूंजी 249.61 करोड़ रुपए थी। बड़े आकार की समितियों की स्थापना का कार्यक्रम केवल 3 वर्ष तक चला। सन 1959 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस कार्यक्रम को रोकने का निर्णय लिया गया तथा भविष्य में ऐसी समितियों की स्थापना की मनाही की। इस निर्णय के पीछे 2 मुख्य कारण थे। प्रथम, सन 1957 में सर डार्लिंग भारत आए तथा उन्होंने बड़े आकार की समितियों की स्थापना के विरुद्ध राय दी। उनका विचार था कि स्वावलंबन एवं स्वतंत्रता की सहकारी आंदोलन के विकास का आधार है, लेकिन बड़े आकार तथा राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी के कारण सहकारी आंदोलन आधार समाप्त हो जाएगा। अतः सहकारी आंदोलन के विकास के लिए छोटे आकार की समितियां ही उपयुक्त होंगी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कहा गया था कि कृषकों की सेवा के लिए सेवा समितियां सर्वाधिक उपयुक्त हैं तथा संपूर्ण देश में ऐसी समितियां गठित किया जाना चाहिए। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सेवा समितियों की स्थापना का निर्णय लिया। इसके बाद है बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। प्राथमिक साख समितियां सहकारी ग्रामीण क्षेत्र में साख प्रदान करती हैं, लेकिन यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं साख से जुड़ी हुई नहीं हैं। ग्रामीण जनता की अनेक समस्याओं में साख की समस्या तो एक समस्या है। अतः केवल साख समितियों का विकास कर ग्रामीण जीवन की सभी समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। सहकारिता को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि यह ग्रामीण क्षेत्र की सभी समस्याओं को हल कर सके। इसलिए प्राथमिक साख समितियों के स्थान पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियां गठित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, ताकि ये समितियां ग्रामीण जनता, किसान, खेतीहर मजदूर, दस्तकार आदि की सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और गांवों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सके। इस प्रकार बहुउद्देशीय समितियां बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित की गई। ग्रामीण जनता को प्रदान की गई साख तथा तभी उपयोगी होगी जब उसके साथ दूसरी आवश्यकताएं जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि उपकरण, उपभोक्ता वस्तुओं आदि की पूर्ति की जाए। इसकी अतिरिक्त उपज की प्रोसेसिंग, विपणन तथा गोदामों की आवश्यक व्यवस्था भी आवश्यक है। एक ही समिति द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने से उसका कार्यक्षेत्र व्यवसाय बढ़ जाएगा तथा समिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी। इससे दुर्बल समितियों को सुदृढ़ इकाई के रूप में गठित किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने कहा था कि उसके ग्रामवासी के संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके साथ एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाए। ऐसा करने के लिए या तो आवश्यक है कि उसके साथ एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाए और ये वही एक समिति उसके आर्थिक जीवन में समस्त पहलुओं पर ध्यान दे। स्पष्ट है कि बैंक ने बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना पर बल दिया गया ताकि ग्रामीण जनता का संपूर्ण विकास हो सके। रिजर्व बैंक ने अपने अध्ययन में यह पाया था कि अभी तक सहकारी आंदोलन के साख संबंधी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अतः अन्य पहलुओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। बैंक ने बहुउद्देशीय समितियों के कर्तव्य के बारे में लिखा था कि चालू आवश्यकताओं के लिए साख संबंधी सुविधाओं में प्रारंभ करते हुए समिति अपने अच्छे सदस्यों के पुराने ऋणों को एक भूमि बंधक बैंक के द्वारा समाप्त करा देगी। पैदावार को सहकारी रूप में बेचने के लिए प्रेरित कर उन्हें अच्छा व्यापार और अच्छी आय कराएगी। इसके लिए बीज खरीद उन्नत किस्म की बीज बोने में सहायता देगी तथा उनकी आम आवश्यकताओं का समान आदेश प्राप्त होने बिना कोई दायित्व उठाए संयुक्त रूप से एवं लाभप्रद दरों पर खरीद कर बचत कराएगी। पंच निर्णय की व्यवस्था करके उनके मुकदमों पर खर्च कम करेगी। भूमि की चकबंदी द्वारा फसलों की पैदावार बढ़ाएगी। सहकारी सहायक उद्योगों को अपनाने के लिए प्रेरित कर अपने सदस्यों की आय बढ़ाने में सहायता होगी। पारिस्थितिक समिति द्वारा उत्सवों और कुरीतियों तथा बुरी बातों पर खर्च करने को कम करने के लिए नियम बनाएगी, जिससे कि सदस्य शेष जीवन बिता सकें। उन्हें डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराएगी आदि आदि। रिजर्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया कि बहुउद्देशीय समितियों को कार्य
सभी कार्य एक साथ प्रारंभ नहीं करने चाहिए। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए समय पर असाधारण जोखिम नहीं उठानी चाहिए।